हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ अ लॉज ऑफ मोशन। हालांकि इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो लगभग 50% कोर्स जो है आपका डिलीटेड है। ठीक है, सीबीएसई ने 50% के अराउंड जो है इस चैप्टर से टॉपिक्स डिलीट कर दिया है, जिसमें आपका जो है इंट्यूटिव फोर्सेस के बारे में, ठीक है, और बाकी इसके बाद से इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें आपके डिलीट हो चुके हैं और साथ में मोमेंटम। तो अब सवाल ये उठता है कि बच्चा क्या है। तो बच्चा इसमें ये है कि आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आई थिंक एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 5 है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बचा हुआ है। फिर उसके बाद से जो है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, फिर कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अब इसके अंदर जो है आपके वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स, जिसमें हम मेनली जो है फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स के एप्लीकेशंस वगैरह हम देखेंगे। फिर इसके बाद से आपका आता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, आप कहोगे सर्कुलर मोशन तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन आप पढ़ोगे, बेसिकली सर्कुलर मोशन का एक तरह का एप्लीकेशन आप पढ़ोगे, यानी कि इसमें फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट आप पढ़ोगे। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि आपका सिंपली उसका मोशन आपने स्टडी किया था कि उसमें जो है आपकी वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, स्पीड क्या होगी, एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये चीज़ें हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में आपको बेसिकली जैसे कार है, कोई बैंकिंग रोड पे है, तो वहाँ पे अगर टर्न ले रही है तो किस तरह का उस पर फोर्स काम करेगा, क्या स्पीड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो स्ट्रेट रोड है, ठीक है, या लेवल रोड है, तो लेवल रोड पे अगर कार है, टर्न हो रही है, तो उसमें उसकी स्पीड क्या होगी, कैसे होगी, ठीक है, टर्निंग पर क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। किसको? फ्रिक्शन को ध्यान में रख करके ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको कोलिजन का कॉन्सेप्ट, मोमेंटम आपको मालूम नहीं होगा, टोटल मोशन कंटेंट इन अ बॉडी दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इसके लिए हमें क्या चीज़ जानना ज़रूरी है। जैसे कि दो कोलाइडिंग बॉडीज़ हैं, यानी कि एक बॉडी ए है, इसकी जो स्पीड है मान लिया इसकी स्पीड है va या ua, दूसरी बॉडी है आपकी b, इसकी स्पीड है ub, दोनों कोलाइड हुए, a और b दोनों कोलाइड हुए। उसके बाद से a मान लो इधर चला गया, फॉर एग्जांपल किस स्पीड से, va स्पीड से, वेक्टर के फॉर्म में चाहो तो इनकी स्पीड्स को लिख लो। ठीक है, b आपका जो है b आपका इस स्पीड से इधर की तरफ चला गया, इसका मास ma, इसका मास mb। तो अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जब ये कोलिजन हुआ, ये जो आपका सिचुएशन है एट टाइम ऑफ कोलिजन, और ये आपका बिफोर कोलिजन, ये क्या है आपका आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो टोटल जो है किसके इक्वल होता है, इम्पल्स का। यानी कि जब यहाँ पे कोलिजन हुआ है तो ए ने बी पर फोर्स लगाया होगा, यानी कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए दैट इज एफ बी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इनटू डेल्टा टी मान लो स्मॉल टाइम के लिए, तो डेल्टा टी
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इन, यानी कि किसके ऊपर मोमेंटम चेंज हुआ है, कि बी पर फोर्स लगा है तो बी के मोमेंटम में चेंज, यानी कि पी ऑफ बी डैश मान लो फाइनल मोमेंटम माइनस पी ऑफ बी इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पे जो इसका मोमेंटम है वो क्या है, इसका मोमेंटम है पी बी दैट इज एम बी यू बी, इसका जो है आपका पी ए दैट इज एम ए यू ए। यहाँ पे इसका जो मोमेंटम है दैट इज पी डैश ए इज इक्वल टू एम ए बी ए, इसका जो मोमेंटम है पी डैश बी दैट इज एम बी वी बी। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी बनी। उसी तरह से अगर हम इम्पल्सिव फोर्स की बात करें, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी ने ए पर फोर्स लगाया होगा, यहाँ पे इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, क्या जाएगा, पी डैश ऑफ ए माइनस पी डैश ऑफ पी ऑफ ए। जिस पर फोर्स लगा है उसी के मोमेंटम में चेंज हमें निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अब कहोगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो डिलीटेड है, फिर यहाँ पे इसका तो ये एप्लीकेशन है, तो बिल्कुल देखो एप्लीकेशन है तो आपको जानना ही पड़ेगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मतलब क्या है, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो इनको अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टी दोनों साइड में आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, दिस सिंप्लाइज पी डैश ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी डैश बी माइनस पी बी, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, अब आपको क्या पता चला कि टोटल चेंज इन, यानी कि इस वाले में जो चेंज हुआ और इस वाले में जो चेंज हुआ, टोटल चेंज इन मोमेंटम दोनों साइड में इक्वल है। ठीक है, अब अगर हम मान लो पी डैश वाले को एक साइड में लेकर के चले आएँ, या बेसिकली इसको हम उधर लेकर के चले जाएं, ये आपका आ जाएगा बी पी डैश ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो यहाँ पर भी हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, पी बी माइनस पी बी डैश हो जाएगा, माइनस साइन अंदर तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब P इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, मतलब कि पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू, इधर साइड में क्या है आपका पी बी और इधर जाएगा तो पी ए। इसका मतलब ये आपका क्या है, टोटल फाइनल मोमेंटम, और ये आपका क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो इससे आपको क्या चीज़ समझ में आया, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains कांस्टेंट। अब देखो टोटल मोमेंटम इस सिस्टम का क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। यही चीज़ हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
कहता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। दिख भी रहा है कि भाई चेंज नहीं है। अगर इसमें चेंज देखें कि इन टोटल इनिशियल मोमेंटम माइनस टोटल फाइनल मोमेंटम करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इधर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। भाई इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो चेंज क्या जाएगा, ज़ीरो। दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो। चाहो तो वेक्टर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि टोटल फॉर सिस्टम, यहाँ पे दो बॉडीज़ का सिस्टम है, एक ए और बी, दो बॉडीज़ का सिस्टम है, तो इसके लिए टोटल मोमेंटम में चेंज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखना है कि कोलिजन में देखना है कि बिफोर कोलिजन, यानी कि अगर यहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं तो कोलाइड होने का मतलब कि एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, यानी कि मान लो बी ने ए पे फोर्स लगाया तो उसमें इंटू डेल्टा टी कर दोगे। मान लो डेल्टा टी टाइम के लिए फोर्स लगाया तो क्या होता है भाई, आपको पता होगा कि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो F डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, यही तो हमने लिखा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, फोर्स किस पर लगा है, कि जिस बॉडी पे लग रहा होगा, ठीक है, उसी के मोमेंटम में चेंज होगा। तो मान लो बी पे लगा है तो बी के मोमेंटम में चेंज। उसी तरह से दूसरा अगर ए पर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन ए डी टू बी, तो उस ए के मोमेंटम में चेंज। पी ए डैश जो है फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम है, इसमें चेंज। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फोर्सेस होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देंगे, यानी कि जितना फोर्स इसने इस पर लगाया होगा उतना ही फोर्स इसने इस पर भी लगाया होगा। तो इक्वल एंड अपोजिट, मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके अपॉन में डेल्टा टी लिखोगे, कोई मतलब नहीं है, सेम टाइम के लिए है तो टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि इसके वजह से इसको सॉल्व करने में हमको क्या मिला कि टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम। यही चीज़ आपको प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है कि प्रूफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या स्टेट एंड प्रूफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। दैट इज टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम इन द सिस्टम इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं। इसका प्रूव करने का तरीका यही तरीका है आपका प्रूविंग का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका सम कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। इससे पहले हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स के बारे में बात कर लें। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखो कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का मतलब है कि किसी भी बॉडी पर जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहे होंगे, जैसे मान लो इधर से एक फोर्स काम कर रहा है F1 वेक्टर, इधर से एक फोर्स काम कर रहा है F2 वेक्टर, ये तो मान लो पुश कर रहे हैं, ये मान लो इसको पुल कर रहा है, दैट इज F3 वेक्टर, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या होगा, यानी कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे साइन के साथ भी लिख सकते हो, यानी कि अगर सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो क्या जाएगा, F1 आने वाला फोर्स यानी कि इस पर लगने वाला फोर्स, मतलब उसको पुश करने वाला फोर्स, प्लस F2 भी पुश करने वाला फोर्स इज इक्वल टू F3 क्या है, पुल करने वाला फोर्स है, दैट इज F3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F1 प्लस F2 माइनस F3 इज इक्वल टू 0। मतलब कि किसी भी सिस्टम पे जो टोटल फोर्स होंगे वो क्या होंगे, एंड किसी भी बॉडी पर टोटल फोर्स या किसी भी सिस्टम पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा,
ज़ीरो होगा, यानी कि तब उस बॉडी को कहेंगे कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, यानी कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब कि इस पर कोई एडिशनल नहीं, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको नॉलेज है, हमको इन्फॉर्मेशन है, हम सिर्फ उस फोर्स को उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि एयर में या कोई चीज़ कहीं पर भी लेंगे, मान लो एयर में रखेंगे तो एयर में बहुत सारे फोर्सेज, एयर प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, एयर ब्लो होने की वजह से भी फोर्स हो सकता है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो उसके फोर्स को अलग अलग फोर्सेस लगा रहे होंगे, जिनकी वजह से, जिनको हम बता नहीं सकते, जिनके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हम सिस्टम को आइसोलेट कर देते हैं, जिस पर जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम आइसोलेट करके रखते हैं, मतलब उसको एकदम बिल्कुल एक समझ लो ऐसे डिब्बे में बंद कर दिया कि जिस पर जो है जो फोर्स हम लगाएंगे वही सिर्फ दिखेगा, बाकी और कोई फोर्स उस पर काम नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक क्लियर होगा। इसी तरह से अगर मान लो इसमें एक टर्म लामीज थ्योरम, F1 इसके सामने वाला जो एंगल होता है वो अल्फ़ा, F2 इसके सामने वाला जो एंगल है बीटा, F3 इसके सामने वाला जो एंगल है वो गामा। ठीक है, तो लामीज थ्योरम क्या कहता है, लामीज थ्योरम, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम क्या कहेगा कि लामीज थ्योरम कहता है कि F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, मतलब कि इसके सामने वाला जो एंगल, इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि लामीज थ्योरम क्या होता है। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, यानी कि किसी भी एक बॉडी पर तीन फोर्सेस काम कर रहे होंगे इस तरह से। ठीक है, तो क्या होगा, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। इसके बाद से हम बात करेंगे सम कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, यानी कि मैकेनिक्स में कौन कौन से फोर्सेस जनरली यूज्ड होते हैं। Some common forces in mechanics। ठीक है, मैकेनिक्स में कौन कौन से कॉमन फोर्सेस यूज़ होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके यही एक आपका जो मैकेनिक्स में इन्वॉल्व है। बाकी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, वीक फोर्सेस हैं, ये सारी चीज़ें उसके मैकेनिकल पार्ट में नहीं आते। तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका क्या है, चार फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स, नो इंटरवेनिंग मीडियम रिक्वायर्ड। इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि कोई इंटरवेनिंग मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि मान लो M1 M2 इनके बीच की डिस्टेंस R, तो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर।
इसके अलावा दूसरा आपका आता है क्या, बाकी जितने भी फोर्सेस होते हैं वो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट आपका आएगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, मेन आपके यही हैं। बाकी इनके अलावा और भी बहुत सारे कांटेक्ट फोर्सेस हैं, यानी कि जितने भी इसके अलावा बाकी जितने भी फोर्सेस हैं वो सब के सब क्या हैं, आपके कांटेक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर बात करें फ्रिक्शन फोर्स की, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पूरा ये टॉपिक ही डिस्कस करेंगे, लेकिन टेंशन फोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेंशन फोर्स जैसे कि अगर मान लो कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक साइड में हमने इस स्ट्रिंग को या वायर को हमने फिक्स कर दिया और यहाँ पर अगर हम फोर्स लगा करके इसको हम खींच रहे हैं, तो जब यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या जाएगा, टेंशन फोर्स जनरेट हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से इस पॉइंट पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो अगर फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा टेंशन फोर्स हमेशा क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे कि मान लो दिस इज द मास, नीचे की तरफ इसका वेट अगर काम कर रहा है m/g, तो टेंशन फोर्स यानी कि ये वेट इसको नीचे की यानी कि इस स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा होगा, तो टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद से स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे। इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स F जनरेट हो गया। इस रीस्टोरिंग फोर्स को हम कह सकते हैं क्या, स्प्रिंग फोर्स। क्लियर। जिसको हम F इज इक्वल टू -kx कहते हैं, ठीक है। x जो भी इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर स्ट्रेचिंग हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स की। व्हाट इज़ फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग ऑब्लिक रेजिस्टिव फोर्स which opposes the motion। जो मोशन का अपोज कर रहा हो, यानी किसी भी बॉडी पे अगर हमने फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके मोशन को जो फोर्स अपोज कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे कि एक सरफेस है, मान लो इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया F, तो ये बॉडी मान लो a एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव कर रही है, इसका मास m, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि ये कांटेक्ट है इनके बीच में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे अगर बात करेंगे कि ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो अगर ये रफ सरफेस है, सरफेस कैसा है? रफ सरफेस, तो F माइनस F वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मतलब कि इस डायरेक्शन में आपका कौन सा है? अप्लाइड फोर्स काम कर रहा है, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो
इसके बाद से हम बात करेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग फिलहाल बाद में आगे डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो आपका फर्स्ट टाइप होता है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट आपका है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन को फर्दर देखा जाए तो इसके दो टाइप्स हैं, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा आपका क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपके टाइप्स हो गए फ्रिक्शन के मेनली। स्टैटिक फ्रिक्शन को की अगर हम बात करेंगे, जब किसी भी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बॉडी इम्पीडिंग मोशन में हो। इम्पीडिंग का मतलब क्या है कि वो जस्ट मोशन करने वाली हो, उससे पहले, यानी कि मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मोशन से पहले जो भी उस पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, जैसे कि मान लो इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन बॉडी अभी मूव नहीं किया। जब तक मूव नहीं करेगी तब तक जो इस पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट लगने वाला वो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, जो अभी मोशन क्या है, स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि मोशन स्टार्ट होने से पहले कोई बॉडी रखी है, जैसे मान लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आप पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स आपने लगाना शुरू किया, लेकिन वो बॉक्स क्या हुआ कि तुरंत मूव तो नहीं करेगा, तुरंत तो मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब तक वो मोशन में नहीं आया है तब तक उस पर कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स, कोई फोर्स है जो उसको रोक रहा है ना। नहीं तो अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो आप जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई करते तो क्या होता, वो मूव कर जाता। लेकिन आपके फोर्स लगाने के बावजूद तुरंत वो मोशन में नहीं आया, इसका मतलब कि कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो उसको रोकने का काम कर रहा है, यानी उसको आपके उसके मोशन का अपोज कर रहा है। ठीक है, तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स के लिए आपको क्या देखना है, अगर उसको फ्रिक्शन फोर्स आपको ऑब्जर्व करना है तो सरफेस कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स which opposes impeding motion। impeding मोशन का मतलब कि बॉडी जो अभी मोशन में नहीं है लेकिन मोशन करने वाली होगी, यानी कि मोशन करेगी अब। ठीक है, अब कहें कि वॉल पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वॉल मूव नहीं कर रहा है, तो क्या इसमें फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मोशन नहीं करेगा, हमें पता है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये मोशन करने वाला नहीं है, तो इस पर कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है। क्लियर? तो अगर ये मोशन करने वाला होता, ठीक है, तब इस पर फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करते। इसके बाद से आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बेसिकली क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है कि जब बॉडी जस्ट मोशन करने वाला होता है। भाई एक सिचुएशन ऐसा होगा कि जैसे आप फोर्स अप्लाई करते चले जाओगे, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, देखो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ आता है। ये आपका क्या है, अप्लाइड फोर्स, और इस डायरेक्शन में हम ले लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है,
तो क्या होगा कि जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा होगा कि हमारा अप्लाइड फोर्स बढ़ाने के साथ साथ यानी कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू को यानी कि अटेंड कर लेगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर लेगा। अब उसके बाद से बॉडी क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है, यानी कि भाई जाहिर सी बात है मैक्सिमम उसके बाद से एक बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, जिस पर भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो मोशन में आ जाएगी। ठीक है, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से, और उसके बाद से वो कांस्टेंट फिक्स्ड हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका जो ग्राफ दिख रहा है ये आपको किसको डिनोट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये जो पॉइंट है कि यानी कि बॉडी जो है मूव करने वाली रहती है, वो मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का सा डाउन होता है। ठीक, अब ये जो आपका ये जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि जो ये फ्रिक्शन यानी कि देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रेट से काम करना शुरू कर देगा, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन फोर्स की उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके पहले जो भी फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे कि बॉडी मोशन कैसा कर रही है। बॉडी हो सकता है कि किसी सरफेस पे स्लाइड कर रही हो, यानी कि स्लाइड हो रही होगी तो कांटेक्ट ज़्यादा होगा, या फिर दूसरा कंडीशन है कि बॉडी क्या हो रही होगी, रोल कर रही होगी। ठीक है, किसी भी सरफेस पे अगर बॉडी रोल कर रही है तो भी वहाँ पे फोर्स काम करेगा, लेकिन वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यानी कि हमेशा ध्यान रखना कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की कंपैरिजन में कम होती है, स्मॉल वैल्यू होती है रोलिंग फ्रिक्शन। इसकी कंपैरिजन क्यों, क्योंकि स्लाइड करेगा तो किसी भी सरफेस पे पूरा कांटेक्ट में, फ्रिक्शन का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना ज़्यादा कांटेक्ट सरफेस और बॉडी के बीच में कांटेक्ट जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर। तो यहाँ पे एक स्लाइडिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि कांटेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, कांटेक्ट ज़्यादा होने की वजह से उसका वेट जो है उसमें क्या करेगा, जो वेट की वजह से सरफेस को हल्का सा नीचे की तरफ पुश करेगा, जिसकी वजह से सरफेस के अंदर हल्का सा डिप्रेशन बन जाएगा, मतलब कि हल्का सा गड्ढा टाइप का बन जाएगा। अब उसको ओवरकम करने के लिए और एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब कि वो गड्ढा भी अपने आप में एक तरह से फ्रिक्शन फोर्स की तरह से काम करना शुरू कर देगा, यानी वो भी उस मोशन को अपोज करेगा। और मोशन का जो भी अपोज करता है रेजिस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, सरफेस और उसके बीच में, सरफेस और बॉडी के बीच में जो भी अपोजिंग या रेजिस्टिंग फोर्स काम करता है उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन ग्रेटर होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को FSL और इसको लिख सकते हो FL। तो यहाँ पे ध्यान रखना स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन, यहाँ पे रोलिंग को R कर लो, FR रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। अब अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी सरफेस पे, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या कह सकते हो सीधी सीधी बात है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। यहाँ पे ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ से म्यू एस की बात करेंगे तो क्या जाएगा FS/N, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स
और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होगा वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है? फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जैसे कि ये मान लो कोई बॉडी है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन एंड नीचे की तरफ mg, बॉडी F फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर, यानी कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स F एस स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि Fs इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ पे s ले लोगे स्टैटिक के लिए, तो Fs स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी तरह से रोलिंग फ्रिक्शन के लिए क्या होता है, लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। यानी कि जो भी बॉडी है, जो भी बॉडी रोल कर रही है, मान लो ये है, ठीक है, तो इसके नॉर्मल रिएक्शन के, और साथ में जो इस भाई रोलिंग है तो जाहिर सी बात है वो सर्कुलर हो गई, तो उसके रेडियस के। तो एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर, आर फॉर रोलिंग कर लो, म्यू आर इंटू एन बाई आर, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन और रेडियस के प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या आता है, रेडियस ऑफ रोलिंग बॉडी, और ये क्या है आपका, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन है n, और इस डायरेक्शन में आपका काम कर रहा है क्या, फ्रिक्शन फोर्स F, यहाँ पर आप अप्लाइड फोर्स जो भी है। तो नॉर्मल रिएक्शन और अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्शन फोर्स की रिजल्टेंट, इनके रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन एंड, या इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को ऐसे भी आप लिख लो, ज़्यादा बेटर है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन
एंगल बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड resultant of friction force and normal reaction, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि हम लिख सकते हैं अगर tan थीटा की अगर हम बात करेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, F फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज, और ये किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रिक्शन ये क्या जाएगा, अपनी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिक कंडीशन में यानी कि tan थीटा यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है देख लो, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज जैसे कि मान लो कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ये एंगल अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा की वो मिनिमम वैल्यू यानी एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे क्या है अल्फ़ा की वो मिनिमम वैल्यू जो क्या करे, किसी भी बॉडी को यहाँ पर क्या कर दे, स्लाइड करने लगे, यानी कि बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली होगी, तो उस केस में इस अल्फ़ा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर हम देखो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो नीचे की तरफ mg काम करेगा, इसका मास mg, इस डायरेक्शन में ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में mg cos अल्फ़ा काम करेगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जो है सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा। बॉडी स्लाइड कर रही है इस डायरेक्शन में, मतलब कि इसका एक कंपोनेंट इसको नीचे लाएगा mg sin अल्फ़ा, और ये बॉडी का इस डायरेक्शन में क्या काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन करें कि यानी कि अल्फ़ा की वो मिनिमम एंगल ऑफ रिपोज इज़ द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ इंक्लाइंड सरफेस एट विच द बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड, यानी कि बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली होगी, तो उस केस में जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वही। तो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे n की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या जाएगा, mg cos अल्फ़ा, और फ्रिक्शन फोर्स F की बात करेंगे तो ये हो जाएगा mg sin अल्फ़ा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये चीज़ें होंगी। यहाँ से अगर हम F/n कर लें, F/n क्या जाएगा, sin अल्फ़ा mg sin अल्फ़ा अपॉन mg cos अल्फ़ा, mg कैंसिल, दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan अल्फ़ा sin अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, F/n इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों क्या होता है, सेम होता है कि नहीं होता है। भाई देखो वहाँ पर भी हमने निकाला था tan थीटा, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये भी क्या आया था, F/n आया था, यानी कि म्यू के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ध्यान रखना इस म्यू की वैल्यू जो होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
इसकी जो वैल्यू होगी 0 से लेकर के 0.5 के अबाउट यही होगी, मतलब 1 से लेस होती है, लेस देन 1। ये ध्यान रखना कि म्यू इज़ लेस देन 1, यानी 1 से कम ही होगी, 0 से लेकर 0 पॉइंट। रीज़न क्या है कि देखो म्यू की अगर हम बात करें, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों बैलेंस हो गए तो उस केस में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब कि ये फ्रिक्शन फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, इनका रिजल्टेंट यानी कि थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है 1 से हमेशा लेस होती है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। थैंक यू।